तो दोस्तों थंबनेल देखकर काफी कुछ चीजें आप लोग जान ही गए होंगे। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो जो कि बहुत ही ज्यादा सनसनीखेज है, इस समय ट्रेंडिंग में है और ये इस समय दर्शाते हैं कि भारत की पावर एक्चुअली क्या से क्या हो चुकी है। 3 बड़ी और महत्वपूर्ण ताजी खबरों को लेकर डिस्कशन करेंगे। वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा। बस इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों के लिए अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरुआत हम लोग कर लेते हैं एक ऐसे महायुद्ध से जो कि पिछले 2.5 सालों से लगातार लड़ा जा रहा है और जिसका कि कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा है। और ये युद्ध आप समझ ही गए होंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच का है। देखिए पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की मांगे तेज हो रही है, खासकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से, कि भारत अपनी इंटरवीन करके इस युद्ध को रुकवाए, क्योंकि पश्चिमी देश जानते हैं कि इस समय केवल और केवल भारत ही ऐसा कर सकता है। पश्चिम के कई अलग अलग देशों ने कोशिशें कर ली, पुतिन बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, अमेरिका तो जा ही नहीं सकता। चाइना द्वारा तो शुरुआत में एक डिप्लोमेट तक घोषित कर दिया था जिसका काम ही ये था कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध रुकवाए, लेकिन वो भी असफल हुआ। टर्की ने शुरुआत कर दी, लेकिन वो शुरुआत बहुत ही ज्यादा खराब साबित हुई। खुद पुतिन ने अपने मुंह से कहा, 2-3 दिनों पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि उससे कोई भी समाधान अभी तक नहीं निकला। अल्टीमेटली इस पुतिन ने खुद ही ये कहा कि भारत, चाइना और ब्राजील जैसे देश इस युद्ध के अंदर मध्यस्थता करते हुए कुछ शर्तों के साथ युद्ध रुकवा सकते हैं। अब चाइना, जैसा मैंने आपको बताया, विफल हो चुका है। चाइना की रशिया के साथ तो अच्छी केमिस्ट्री है, लेकिन यूक्रेन के साथ वो इतना ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकता। वहीं ब्राजील की बात की जाए तो ब्राजील का जो पावर है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो डोमिनेट कर पाए किसी स्थिति को। लेकिन भारत की बात की जाए तो न केवल भारत के पास पावर है डोमिनेशन हासिल करने की, इसके साथ साथ यूक्रेन हो या फिर रशिया हो, दोनों ही भारत की बातें मानने के लिए बाध्य भी हैं। यही कारण है कि अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले, पुतिन के भाषण के कुछ ही समय पहले, भारत से अपील की थी कि एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर मोदी इस युद्ध को रुकवाने की पहल करें। अब बताया जा रहा है कि इसके ऊपर भारत ने संज्ञान लिया है। जी हाँ, और युद्ध को रुकवाने के लिए डायरेक्टली पीएम मोदी प्रयास न करते हुए वो अपनी तरफ से एक बहुत बड़े जासूस को भेज रहे हैं। और भारत के अंदर सबसे बड़े जासूस कौन है आपको बताने की जरूरत नहीं है, अजित डोवाल साहब, भारत के एनएसए। देखिए रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो यूक्रेन विजिट हुआ था, इस दौरान काफी कुछ अंदर खाने बातें हुई। भारत द्वारा कई तरह की मदद करने के लिए भी आश्वासन दिया। तो इन सारी चीजों को लेकर शुरुआत उसी समय से हो गई थी कि युद्ध को कैसे न कैसे करके रुकवाया जाए। इसकी तत्काल बाद 27 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा टेलीफोन पर एक कन्वर्सेशन किया गया व्लादिमीर पुतिन के साथ, और बताया ये जा रहा है कि इस दौरान भी इस तरह की चर्चा दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है कि कोई ना कोई रास्ता खोजा जाए जिससे कि युद्ध रुक जाए। अल्टीमेटली नुकसान दोनों ही पक्षों को बराबर हो रहा है और इसके चलते दुनिया भर के अलग अलग देश पिस रहे हैं वो अलग। और मोदी पुतिन की इसी बातचीत के दौरान इस बात की चर्चा हुई कि हम डोभाल साहब को शांति प्रस्ताव के लिए भेजना चाहते हैं। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि अजित डोभाल साहब रशिया की विजिट के ऊपर जाएंगे। अब डोभाल साहब की बात की जाए तो डोभाल साहब न केवल भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी को संभालते हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो फॉरेन अफेयर की समझ वो रखते हैं उसका भी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। चूंकि डॉक्टर जयशंकर विदेश मंत्री हैं, इस वजह से ऑफिशियली किसी तरह का कोई अपना प्रदर्शन डोभाल साहब नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि पर्दे के पीछे भारत की विदेश नीति डॉक्टर जयशंकर के साथ साथ अजित डोभाल साहब भी उतने ही बारीकी से ध्यान देते हैं और उसे रन करने, आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयास करते रहते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर उनका नेटवर्क है वो भी इस मामले में उनकी काफी मदद करता है और इसका इस्तेमाल वो रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने के लिए प्रयासों के जरिए करना चाहते हैं। तो ये काफी बड़ा इवेंट होगा। इसको लेकर सारी खबरें मैं आपको समय समय पर देता रहूंगा। लेकिन इसी के साथ साथ इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी एक खबर निकल कर आई है। दरअसल जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से भी भारत में और स्पेशली प्राइम मिनिस्टर मोदी में इस बात को लेकर विश्वास जताया गया है कि इस युद्ध को, यानी रशिया यूक्रेन वॉर को, केवल और केवल प्राइम मिनिस्टर मोदी, भारत यही रुकवा सकते हैं। क्योंकि देखिए हम सभी लोग जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, इसमें जो इनडायरेक्ट वे में सबसे ज्यादा पिसते जा रहे हैं वो यूरोपियन देश ही हैं। इनके ऊपर मंदी के बादल तक मंडरा रहे हैं, इनकी अर्थव्यवस्थाएं गिर रही है, इनके बिजनेसेस वगैरह ठप हैं और साथ ही नगद पैसों से इन्हें मदद करनी पड़ रही है यूक्रेन को, वो अलग। इसके अलावा रशिया का खतरा इनके ऊपर हमेशा से बना हुआ है। तो ये लोग भी चाहते हैं कि कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकल आए जिससे कि रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर रुक जाए, न्यूक्लियर खतरा समाप्त हो जाए, पहले की तरह तेल और गैस रशिया से मिलना शुरू हो जाए और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हम भी अपने प्रयास कर लें। तो जॉर्जिया मेलोनी की इस तरह से बातें करना कि भारत के अंदर पोटेंशियल है, वो रोक सकते हैं इस युद्ध को, पीएम मोदी रोक सकते हैं, डेफिनेटली ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट हो सकता है हम सभी भारतीयों के लिए। इसके बाद सबसे प्रमुख खबर को लेकर चर्चा कर ले और वो निकल कर आ रही है यूएन
फ्रेंच से। दरअसल मैं आपको बता दूं कि सितंबर मंथ के अंत में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक प्रस्तावित भाषण था संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में, जो कि वार्षिक आम बहस का समय है और जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी पार्टिसिपेट करने जा रहे थे। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि 22 सितंबर को होने वाले उनके इस अभिभाषण को स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि जो फाइनल प्रवक्ताओं की लिस्ट निकल कर आई है उसमें पीएम मोदी का नाम नहीं है और बताया जा रहा है कि उनकी जगह अब यूएन को एड्रेस करते हुए भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करेंगे। वैसे डॉक्टर जयशंकर की पोटेंशियल हमें पता है, वो सारी चीजों को मैनेज कर लेंगे, बिल्कुल वो सारी चीजें वहां पर सुव्यवस्थित तरीके से रखने में सक्षम है जो कि पीएम मोदी रख सकते थे। लेकिन फिर भी इसका कुछ हद तक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जब वहां पर अभिभाषण देता है तो उसका फर्क अलग ही होता है, क्योंकि पीएम मोदी इस समय काफी कुछ मुद्दों को लेकर बातें उठा सकते थे, खासकर बांग्लादेश के अंदर स्थिति जो बिगाड़ी गई है और बाद में उसे डेमोक्रेसी का नाम दिया गया है, वो भारत के अंदर जो इंटरनल थ्रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ से इंटरवीन किया जा रहा है, इन सब को लेकर पीएम मोदी जो खुलासे कर सकते थे और उसका जो इम्पैक्ट पड़ सकता था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस जरूर हो सकता है। लेकिन दोस्तों कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ये सारी चीजें काफी सोच समझकर की गई है। जी हाँ, और इस समय बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भाषण नहीं देंगे, लेकिन वो अमेरिका के विजिट पर न्यूयॉर्क जाएंगे और इसी दौरान यानी 22 सितंबर को ही लॉन्ग आइलैंड में स्थित एक सभागृह में, जहां पर भारतीय समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे, वहां पर अपनी स्पीच भी देंगे। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है 16 से लेकर 20,000 लोगों की और खचाखच ये पूरा हाउसफुल हो चुका है। तो अमेरिका के अंदर इस समय इलेक्शन है, इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा करने में पीएम मोदी सक्षम है। 16 से लेकर 20,000 की संख्या में भारतीय लोग जो कि वहां पर वोटर्स भी हैं, वो इस सम्मेलन में आएंगे, पीएम मोदी का भाषण सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी इस जरिए अपनी छाप वहां पर छोड़ सकते हैं। आप समझ रहे हैं जो चीज मैं कहना चाहता हूं। तो बताया जा रहा है कि इसको लेकर काफी ज्यादा अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज भी कॉन्शियस रहेंगी। फिर इसमें आप डेमोक्रेट्स का नाम ले लें, रिपब्लिकन्स का नाम ले लें, इनके प्रतिनिधि भी बताया ये जा रहा है कि अपनी अपनी रोटियां सेकने इस सम्मेलन में जा सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि पीएम मोदी यहाँ पर डीप स्टेट के कुछ ऑफिशियल्स के साथ भी बात कर सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ पर लंबे नेगोशिएशन हो सकते हैं भारत और डीप स्टेट के बीच में, क्योंकि बताया ये जाता है कि डीप स्टेट में भी इस समय दो धड़े हैं। एक धड़ा तो वो है जो आर्मामेंट को लेकर ध्यान देता है, यानी हथियार बेचो, देश की प्रगति करवाओ, अगर हथियार नहीं बिक रहे हैं तो दो देशों के बीच में युद्ध करवा दो, अशांति फैला दो, फिर अपने हथियार बेच दो। इसके साथ साथ जो दूसरा धड़ा है डीप स्टेट में, ये वो है जो कि आने वाली टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहा है, खासकर टेक सेक्टर में। और टेक सेक्टर की बात की जाए तो अमेरिका को बहुत लॉसेस हुए हैं पिछले कुछ समय में। आज मॉर्निंग में ही मैंने आपको वीडियो दी थी कि अमेरिका के स्टॉक मार्केट में टेक कंपनियों की स्थिति खराब हो चुकी है। एक ही दिन में $1 ट्रिलियन का इन्हें नुकसान भी होता है और इसको लेकर संभावनाएं भारत में अपार दिखाई दे रही है। तो डीप स्टेट का ये जो धड़ा है, ये भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है, तो भारत यहाँ पर तगड़े तरीके से नेगोशिएट कर सकता है कि हम आपको सहयोग करते हैं, आप हमें कीजिए, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी हस्तक्षेप मत कीजिए। इसके साथ साथ मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेश का इस समय अंतरिम प्रधानमंत्री बना बैठा है, ये भी अपनी रोटी सेकने के चक्कर में था और बताया ये जा रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये काफी लंबे समय से दरख्वास्त कर रहा था कि चूंकि 22 सितंबर को आप न्यूयॉर्क में होंगे तो क्यों ना वहां पर मुझसे एक मुलाकात कर ले और बायलैटरल टॉक कर ले। लेकिन इसको लेकर बताया जा रहा है कि संशय बना हुआ है, पीएम मोदी इसको घास नहीं डाल रहे हैं। डेफिनेटली इसके पीछे यही जिम्मेदार है, क्योंकि इसके पिछले कुछ समय में लगातार भाषण जो देखने के लिए मिले हैं वो इतने ज्यादा एंटी इंडिया है कि पीएम मोदी इस समय सही नहीं समझ रहे हैं कि डायरेक्टली इसके साथ कोई बायलैटरल टॉक करे। संभव तो वो डिप्लोमेटिक चैनल को खोल सकते हैं और जो छोटे ऑफिशियल हैं वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के साथ बायलैटरल टॉक कर सकते हैं। लेकिन पीएम मोदी की तरफ से अभी किसी भी तरह से पुष्टि नहीं हुई है कि वो मोहम्मद यूनुस से मिलेंगे और बायलैटरल टॉक करेंगे। तो अल्टीमेटली पीएम मोदी का ये जो विजिट है ये निर्णायक हो सकता है भारत अमेरिका के रिलेशनशिप को लेकर। इसके बाद काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ते हुए हम सब लोग देख पाएंगे।